दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध सिर्फ एक संयोग मात्र होगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो म्यूजिक अरसा 777 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आखिरकार बुगाटी वेरॉन जैसी एक इंटरनेशनल लिमिटेड एडिशन वाली स्पोर्ट्स कार वाकई चौंकाने वाली चीज थी। जैसे ही छात्रों ने इसे देखा, हर किसी ने अपने फोन निकाले और इसके बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। वाह, ये लिमिटेड एडिशन बुगाटी वेरॉन है। इसकी ऑफिशियल प्राइस 60 मिलियन है। एक लड़की ने हैरानी भरे स्वर में कहा। 60 मिलियन का आंकड़ा इन छात्रों के लिए एक खगोलीय रकम की तरह था। यहां तक कि जैकब और ऋषभ जैसे अमीर घरों के लड़के भी 60 मिलियन की कीमत वाली कार रखने का केवल सपना ही देख सकते थे। ध्रुव ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और बाकी छात्रों की ओर मुड़कर कहा, सॉरी दोस्तों, लगता है आज मैं आप लोगों को नहीं छोड़ पाऊंगा। प्लीज आप लोग खुद ही घर पहुंच जाएं। मैं आपके टैक्सी का बिल पे कर दूंगा। अलविदा। यह कहते ही ध्रुव ने कार का लॉक खोला, उसमें बैठा और चलने लगा। आज की रात उसके लिए कुछ ज्यादा ही अजीब रही थी। शुरुआत से ही वह सुंदरियों से घिरा हुआ था। कोई भी नॉर्मल इंसान परेशान हो जाएगा अगर उसे पूरी रात इन औरतों की छेड़छाड़ वाले स्पर्शों को झेलना पड़े। जैसे ही उसने कार में बैठने के लिए दरवाजा बंद किया, यात्री सीट का दरवाजा खुला और अमेलिया अंदर आकर बैठ गई। अब विनम्रता का कोई समय नहीं था। अगर अमेलिया चाहती थी कि ध्रुव उसका हो, तो उसे हर मौका लेना होगा। बाहर खड़ी बाकी लड़कियां नाराज थीं। जब उन्होंने अमेलिया को अंदर बैठते देखा तो उन्हें यह ख्याल क्यों नहीं आया, आखिरकार यह एक बढ़िया मौका था। न केवल वे शानदार कार में बैठ पाती, बल्कि ध्रुव के साथ अकेले समय बिताने का भी चांस मिलता। ध्रुव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अमेलिया, मैं स्कूल वापस नहीं जा रहा हूं। तो क्या हुआ? तुम मुझे जहां चाहो ले जा सकते हो ध्रुव। आज रात तुम जहां जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी, अमेलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। जहां भी मैं चाहूं। ध्रुव का दिमाग इस वाक्य पर अटक गया। उसने अमेलिया की तरफ देखा। वह हल्की सी मुस्कान और गालों पर लालिमा लिए उसकी ओर देख रही थी। ईमानदारी से कहें तो ध्रुव झूठ बोलता अगर वह कहता कि अमेलिया जैसी खूबसूरती उसे आकर्षित नहीं करती। एसआरयू की 3 कैंपस ब्यूटीज में से एक अमेलिया न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि उसका व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली था। जब वह किसी से फ्लर्ट करने की शुरुआत करती थी तो शायद ही कोई मना कर पाता, लेकिन ध्रुव के अपने प्रिंसिपल्स थे। वह ऋषभ जैसे लोगों से अलग था जो सिर्फ अपनी इच्छाओं के पीछे भागते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो वह काव्या के साथ 4 साल बिताने के दौरान उसकी इच्छाओं का सम्मान कैसे कर पाता। मुझे नहीं लगता कि यह सही है, अमेलिया, ध्रुव ने कहा। इसमें गलत क्या है? जब तुम मेरे टॉप फैन बने थे तभी से मैं तुम्हारी हो गई थी। अगर ऋषभ बन गया होता तो मैं उससे बच नहीं पाती, इसलिए शुक्रिया, अमेलिया ने सीधे शब्दों में जवाब दिया। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, देखो अमेलिया, मेरा मानना है कि अगर 2 लोग ऐसा कुछ करते हैं तो यह तभी होना चाहिए जब वे एक दूसरे से प्यार करते हों, वरना इंसान और जानवर में फर्क ही क्या रहेगा। क्या इंसान भी जानवर नहीं है? तुम सब इंसान अपने निचले आधे हिस्से से ही सोचते हो, अमेलिया ने कहा। यहीं पर मुझे तुमसे असहमति है अमेलिया। मैं दूसरों जैसा नहीं हूं, ठीक है? ध्रुव ने गंभीरता से कहा। अमेलिया ने ध्रुव की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखा और पूछा, बाकी लड़कों जैसे नहीं, या फिर तुम में कमी है? क्या बकवास है, मैं उसे ऐसा सोचने नहीं दूंगा, ध्रुव ने गुस्से में कहा। अमेलिया, ये मेरे कैरेक्टर का अपमान है। तुमने जो कहा है उसे अभी वापस लो और मैं ये मान लूंगा कि आज कुछ भी नहीं हुआ, वरना मैं तुम्हें आज रात पछताने पर मजबूर कर दूंगा। ध्रुव का लहजा अब बदल चुका था। अमेलिया का इशारा उसके लिए अपमानजनक था।
क्या मैं गलत कह रही हूं ध्रुव? मैं तो बस इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए खुद को तुम्हारे सामने पेश कर रही हूं, अमेलिया ने सीधे शब्दों में कहा। आज रात उसका इरादा साफ था। वह ध्रुव के सामने खुद को साबित करना चाहती थी। अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। ध्रुव ने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, अपने शब्दों पर ध्यान दो अमेलिया, वरना पछतावा होगा। इसके बाद उसने कार का इंजन चालू किया और एक्सीलेटर दबाकर भीड़ में गायब हो गया। बुगाटी वेरॉन, जो 60 करोड़ की कार थी, असाधारण रूप से साउंड प्रूफ थी, इसलिए बाहर खड़े लोगों ने उनकी बातचीत का एक भी शब्द नहीं सुना। कुछ देर बाद ध्रुव अपनी कार चलाकर अमेलिया को साथ लेकर साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस पहुंचा। मुख्य गेट पर गाड़ी रोकते हुए उसने अमेलिया की ओर देखा और कहा, अभी भी वक्त है, पछतावे से बच सकती हो, मैं तुम्हें वापस स्कूल छोड़ सकता हूं। जैसे कि अमेलिया ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा। उसे इस फैसले का कोई पछतावा नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं था कि वह नर्वस नहीं थी। आखिरकार यह किसी भी लड़की की जिंदगी का एक बड़ा और अहम फैसला था। वह हमेशा एक स्वाभिमानी और इज्जतदार लड़की रही थी। हाँ, उसने अपने परिवार की स्थिति सुधारने के लिए कुछ चालाकी और तरकीबों का सहारा जरूर लिया था, लेकिन जब बात उसके शरीर और इज्जत की आती थी तो वह खुद को बहुत संभाल कर रखती थी। वह हमेशा अपने लिए एक राजकुमार का सपना देखती थी, जिससे वह पहली बार अपना दिल और भरोसा बांट सके। उसकी नजर में ध्रुव वही राजकुमार था। ध्रुव के बारे में उसे तब पता चला जब उसने काव्या से ब्रेकअप किया था। यह खबर पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल गई थी। ऋषभ ने गुस्से में यह सब ग्रुप चैट और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। उस समय ऋषभ से बदला लेने के लिए ध्रुव उसका टॉप फैन बन गया था। वह पहली बार ध्रुव से गोल्डन लीफ होटल में मिली थी। तभी उसे यह एहसास हुआ कि ध्रुव न केवल एक बेहद अमीर परिवार से था, बल्कि ऋषभ जैसे लड़कों से काफी बेहतर था। लेकिन अमेलिया को ध्रुव की अमीरी से ज्यादा उसका कैरेक्टर आकर्षित करता था। ध्रुव की सबसे खास बात थी कि वह 4 साल तक काव्या का बॉयफ्रेंड रहा और फिर भी खुद को हर तरीके से संयमित रखा। यह दिखाता था कि जब वह प्यार करता था तो अपने उसूलों को नहीं छोड़ता था। अमेलिया ने ऐसे कई अमीर लड़कों को देखा था जो सिर्फ दिखावे के लिए लड़कियों के पीछे भागते थे, लेकिन ध्रुव उनमें से अलग था। ऋषभ जैसे लड़के सिर्फ इसलिए उसके पीछे थे क्योंकि वह फ्रेश थी और एसआरयू की 3 कैंपस ब्यूटीज में से एक थी। उनके लिए अमेलिया सिर्फ शो ऑफ का जरिया थी, लेकिन ध्रुव उसे एक इंसान की तरह देखता था। यही वजह थी कि वह खुद को ध्रुव के करीब महसूस करती थी। यह मुमकिन था कि रिश्ते की शुरुआती एक्साइटमेंट खत्म होने के बाद ऋषभ एवा या लूना जैसी दूसरी लड़कियों के पीछे भागने लगे। ऋषभ जैसे लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, लेकिन ध्रुव अलग था। उसके साथ अगर कोई लड़की शारीरिक रिश्ता बनाती तो वह उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता और कभी पीछे नहीं हटता। अब ध्रुव की पारिवारिक पृष्ठभूमि और उसकी टैलेंट धीरे धीरे सबके सामने आ रही थी, तो और भी लड़कियां उसके साथ रहना चाहेंगी। यही वजह थी कि अमेलिया को जल्दी कदम उठाना था। आज रात अमेलिया की हरकतें इसी जल्दबाजी को दिखा रही थीं। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा और कार को रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ले गया। हालांकि वह खुद भी घबराया हुआ था। स्टीयरिंग व्हील पकड़ते हुए उसकी हथेलियों में पसीना आ रहा था। कार पार्क करने के बाद वे दोनों साथ साथ चलने लगे। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला। दोनों ही बेहद नर्वस थे। जब अमेलिया अंदर पहुंची तो उसने घर की लग्जरी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। वह इतनी घबराई हुई थी कि कुछ भी कहने या करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह सोफे पर चुपचाप बैठ गई और ध्रुव पास में खड़ा सोचने लगा कि अब क्या कहे। अमेलिया, क्या तुम पहले नहाना चाहोगी? ध्रुव ने झिझकते हुए पूछा। हाँ? ओह, हाँ जरूर, अमेलिया ने घबराते हुए जवाब दिया।
वह खड़ी तो हो गई, लेकिन यह उसका पहला अनुभव था और उसे नहीं पता था कि बाथरूम कहाँ है। वह पूछने में झिझक रही थी, इसलिए अपनी जगह पर खड़ी रही। ओह, बाथरूम उस तरफ है। ध्रुव ने बाथरूम की ओर इशारा किया। शर्माते हुए अमेलिया ने दौड़कर बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। ध्रुव सोफे पर बैठा रहा, अब भी घबराया हुआ था। उसने खुद को शांत करने के लिए अपना फोन निकाला और उसमें कुछ करने लगा। फोन ऑन करते ही उसने देखा कि 7-8 मिस्ड कॉल्स थीं। वह चौंक गया। जब कॉल्स चेक की तो पता चला कि लिली रात 8 बजे से लगातार उसे कॉल कर रही थी। मैंने फोन साइलेंट मोड पर कब डाला था? यह सोचते हुए ध्रुव ने तुरंत लिली को कॉल बैक किया। लिली ने कॉल फौरन उठा ली। ध्रुव! लिली की आवाज सुनते ही ध्रुव को थोड़ी राहत महसूस हुई। तुमने इतनी बार फोन क्यों किया लिली? सब ठीक है ना? मेरा फोन साइलेंट पर था, इसलिए नोटिस नहीं कर पाया, ध्रुव ने पूछा। ध्रुव, मेरी मां को पीटा गया। क्या? आंटी सैली को पीटा गया? ध्रुव के लिए आंटी सैली उसकी दुनिया की सबसे प्यारी इंसान थीं। उसके मरहूम माता पिता के अलावा अगर किसी ने उसे गर्मजोशी और परिवार का एहसास कराया था तो वे सैली और डायना थीं। जब ध्रुव को यह पता चला तो उसका खून खौलने लगा। वह जानता था कि सैली ऐसी नहीं थीं जो किसी को भड़काने का कारण बने। उनके साथ ऐसा हुआ, यह सोचकर ही ध्रुव के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। ध्रुव ने फौरन पूछा, उसे किसने पीटा? क्या बहुत चोट आई है? तुम्हारे कजिन क्विन ने उसे पीटा है। ज्यादा चोट तो नहीं लगी है। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी, लिली ने जवाब दिया। क्विन ने आंटी सैली को पीटा? क्या वह फिर से मेरे लिए वह कर्ज वसूलने गई थी? ध्रुव ने गुस्से में पूछा। अरे ध्रुव, फोन पर समझाना मुश्किल है, तुम बस खुद आकर देख लो। मेरा भाई कल बदला लेने की प्लानिंग कर रहा है। ध्रुव का गुस्सा अब चरम पर था। लिली ने भले ही डिटेल्स नहीं बताई, लेकिन ध्रुव को पता था कि हुआ क्या होगा। आंटी सैली शायद उसके माता पिता की घटना के मुआवजे की बात करने गई होंगी। वहां झगड़ा हुआ होगा और क्विन ने अपनी मां के पक्ष में आंटी सैली पर हाथ उठा दिया होगा। उस बदमाश को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो पैसा नहीं चुका सकता, उसे किसी को पीटने का हक कैसे है? ध्रुव के मन में गुस्सा उमड़ने लगा। पहले तो उसने उस पैसे को वसूलने का कोई इरादा नहीं रखा था। आखिरकार उसके पास इतना पैसा था कि उसे किसी और से मांगने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब उसे यह तय करना पड़ा कि यह पैसा इन्हें नहीं मिलेगा। यह पैसे मैं सड़क के भिखारी को दे दूं, पर इन लोगों को नहीं। लिली, मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए थे और तुम्हें यह भी कहा था कि अपनी मां को बता दो, फिर भी वह इतनी जिद्दी क्यों है? ध्रुव, जब तुमने मुझसे इसे गुप्त रखने को कहा था तो मैं उन्हें कैसे बताती? लिली ने गुस्से से जवाब दिया। मुझे डर था कि आंटी सैली को यह लगेगा कि मैंने पैसे किसी गलत तरीके से कमाए हैं, और मैं एक लड़की हूं। अचानक इतने पैसे लेकर जाऊंगी तो मेरी मां को शक हो सकता है कि मैंने पढ़ाई छोड़कर कोई शुगर डैडी ढूंढ लिया है। लिली के शब्द सुनकर ध्रुव चुप रह गया। ठीक है, मैं अभी आता हूं। मैं सुबह होने से पहले पहुंच जाऊंगा। तुम जेसी को देखना, उसे भागने मत देना। जेसी गुस्सैल आदमी था। अगर उसने क्विन को पकड़ लिया तो नतीजा बहुत बुरा हो सकता था। ठीक है, जल्दी आओ, लिली ने कहा। ध्रुव ने कॉल खत्म की और तुरंत वैन और बाकी दोस्तों को कॉल किया ताकि वे उसे काउंटी तक ले जाने आ सकें। बुगाटी वेरॉन इस छोटे से इलाके के लिए सही कार नहीं थी, क्योंकि इसकी चेसिस बहुत लो थी। इसलिए उसने जी वैगन वापस लेने का फैसला किया। कॉल के बाद उसने बाथरूम की तरफ देखा जहां अमेलिया नहा रही थी। वह उसे बिना बताए नीचे चला गया। रास्ते में ध्रुव ने अमेलिया को मैसेज भेजा, घर पर कुछ हुआ है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, तुम आज रात यहां रह सकती हो। संदेश भेजने के बाद उसने थोड़ा रुककर एक और वाक्य जोड़ा, कुछ सीरियस हुआ है अमेलिया? मैं कसम खाता हूं मैं भाग नहीं रहा हूं।
ध्रुव को चिंता थी कि अगर अमेलिया उसे गलत समझे तो यह उसके लिए शर्म की बात होगी। क्या वह मुझ पर भरोसा करेगी? शायद नहीं। लानत है। ईमानदारी से कहूं तो अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी यकीन नहीं करता। बस यही हुआ। मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई, ध्रुव ने खुद से सोचा। लेकिन फिलहाल इस बारे में सोचने का समय नहीं है। उसने तय किया कि अपनी इज्जत की चिंता बाद में करेगा, पहले इस मामले को सुलझाना जरूरी है। ध्रुव को साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस के गेट पर ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही देर में वैन और गेविन जी वैगन लेकर पहुंच गए। जैसे ही ध्रुव कार में बैठा, उसने वैन को लोकेशन बताई। वैन ने तुरंत जीपीएस सेट कर लिया। ध्रुव का गृहनगर भी साउथ रिवर प्रांत में था, लेकिन यह लगभग 500-600 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण इलाके में था। अगर वह अभी निकले तो सुबह तक वहां पहुंच सकता था। इस बीच अमेलिया बाथरूम में आधे घंटे से ज्यादा समय से थी। जब वह बाहर निकली तो उसके बाल अभी भी गीले थे और उसने सिर्फ तौलिया लपेटा हुआ था। वह बेहद आकर्षक लग रही थी, इतनी कि कोई भी युवा लड़का देखकर मदहोश हो जाता। लेकिन अफसोस, ध्रुव वहां नहीं था। वह यह नजारा देखने से चूक गया। जब अमेलिया बाहर आई और ध्रुव को वहां नहीं पाया तो उसे लगा कि शायद वह ऊपर चला गया है। वह सोफे पर बैठकर उसका इंतजार करने लगी। काफी देर हो गई, लेकिन ध्रुव नहीं लौटा। बोर होकर उसने अपना फोन उठाया और उसमें ध्रुव के भेजे 2 मैसेज पढ़े। ध्रुव का मैसेज पढ़कर अमेलिया हैरान रह गई। उसने हल्की सी सिसकारी भरी और सोचा, ध्रुव भाग गया? घर पर कुछ हुआ? जैसे मैं इस पर यकीन कर लूं, अभी कुछ होने का बहाना बना रहा है। अमेलिया को यकीन हो गया कि ध्रुव आसान इंसान नहीं है, लेकिन वह भी कोई आसान लड़की नहीं थी। आखिर वह अब तक अपने लिए सही इंसान ढूंढने में सफल रही थी। अब जब ध्रुव चला गया था तो अमेलिया ने खुद को शांत किया और इधर उधर घूमते हुए घर का मुआयना करने लगी। पहली बार जब वह यहां आई थी तो इतनी घबराई हुई थी कि ठीक से कुछ देख भी नहीं पाई। लेकिन अब उसने गौर से घर की डिजाइन को देखा। इतना शानदार घर उसने कभी नहीं देखा था, यहां तक कि इंटरनेट पर भी नहीं। अमेलिया फर्श से छत तक फैली विशाल खिड़कियों के पास खड़ी हो गई और लीड्स नदी का खूबसूरत रात का दृश्य देखने लगी। यह नजारा अवास्तविक लग रहा था। कुछ देर तक उसने इस दृश्य का आनंद लिया और अपने फोन से तस्वीरें लीं। फिर वह 28वीं मंजिल पर पहुंच गई। क्या यहां कोई प्राइवेट पूल है? पूल की छत कांच की थी, जिससे रात में आसमान के टिमटिमाते सितारे साफ नजर आ रहे थे। पूल में लेटकर तारों को निहारना कितना अच्छा होगा, उसने सोचा। वह पूल के पास गई, एक एयर मैट्रेस लिया और उसे पानी पर डाल दिया। फिर वह उस पर लेट गई। मैट्रेस धीरे धीरे पूल के बीच में तैर गया। अमेलिया लेटकर ऊपर के सितारों को देखती रही। उसने सोचा, कितना अच्छा होता अगर ध्रुव यहां होता। वह मुझे गले लगाता और हम रेड वाइन की एक बोतल शेयर करते। अमेलिया ने अपने शरीर पर लिपटे तौलिए की तरफ देखा और उसे उतार दिया। अब तो ध्रुव भी यहां नहीं है। ऐसे आकर्षक शरीर के सामने भी ध्रुव कैसे जाने का साहस कर सकता है? अमेलिया ने मन ही मन सोचा, कितना उबाऊ आदमी है। उसी समय ध्रुव आंटी सैली के घर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। आंटी सैली की चोट छोटी बात नहीं थी। हालांकि यह गंभीर नहीं थी, लेकिन ध्रुव को बहुत बुरा लग रहा था, खासतौर पर इसलिए क्योंकि वह उसके लिए पैसे इकट्ठा करते समय घायल हुई थीं। जब ध्रुव शू सिटी पहुंचा, तब सुबह के 6 बज चुके थे। सफर के दौरान उसने थोड़ी देर झपकी ले ली थी, क्योंकि वैन और गेविन बारी बारी से गाड़ी चला रहे थे। शहर में पहुंचने के बाद ध्रुव ने खुद स्टीयरिंग संभाल लिया। वैन और गेविन सड़कों से परिचित नहीं थे और ध्रुव के गाड़ी चलाने से वे जल्दी पहुंच सकते थे। आंटी सैली के घर पहुंचने पर ध्रुव ने वैन और गेविन को कार में इंतजार करने के लिए कहा और खुद ऊपर चला गया। लिली ने दरवाजा खोला। ध्रुव ने उसे पहले ही अपने आगमन की जानकारी दे दी थी। अंदर आ जाओ ध्रुव, लिली ने कहा। कैसी हैं आंटी सैली?
और जेसी कहाँ है? ध्रुव ने सीधे पूछा। वो अंदर है। मेरे पापा जेस पर नजर रख रहे हैं, ये पक्का करने के लिए कि वो क्विन की तलाश में न निकल जाए। ध्रुव जब घर के अंदर गया तो देखा कि चाचा यूसुफ सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। चाचा यूसुफ, ध्रुव ने अभिवादन किया। तुम आ गए ध्रुव, जाओ अपनी आंटी सैली को देख लो। सच में वो अब जवान नहीं रहीं, उन्हें दूसरों से बहस करने की क्या जरूरत थी? देखो, अब बिस्तर पर पड़ी हैं, चाचा यूसुफ ने कहा। चाचा यूसुफ बहुत शांत और समझदार इंसान थे। उन्होंने ध्रुव के साथ कभी खराब बर्ताव नहीं किया, हालांकि उन्हें कभी ज्यादा लगाव भी नहीं दिखाया। बिस्तर पर पड़ी हैं, ध्रुव ने सोचा। लिली ने तो कहा था कि वो कुछ दिन आराम के बाद ठीक हो जाएंगी। वह तुरंत आंटी सैली के कमरे में गया। देखा कि वह बिस्तर पर सो रही थीं। उनकी नींद में खलल न डालने के लिए उसने दरवाजा धीरे से बंद कर दिया और वापस लिविंग रूम में चला गया। वह चाचा यूसुफ और लिली के पास जाकर बैठ गया। क्या हुआ था चाचा यूसुफ? उसने पूछा। फिर यूसुफ ने पूरी कहानी बताई। यह ध्रुव के अनुमान से बहुत अलग नहीं था। ध्रुव को अपने माता पिता की दुर्घटना के बाद लगभग 2 मिलियन का मुआवजा मिलना था। जब उनके माता पिता का निधन हुआ तब ध्रुव की उम्र 10 साल भी नहीं थी। मुआवजे की रकम को सुरक्षित रखने के लिए उनके नए अभिभावकों को सौंप दिया गया। अंततः ध्रुव को अपने चाचा बॉबी के साथ रहने का फैसला करना पड़ा। चाचा बॉबी ने कहा था कि वह पैसे तभी लौटाएंगे जब ध्रुव 18 साल का हो जाएगा। लेकिन न तो आंटी सैली और न ही आंटी डायना को बॉबी पर भरोसा था। इसलिए उन्होंने एक समझौता पत्र तैयार किया और इसे आंटी सैली को सौंप दिया। ध्रुव के मुआवजे की रकम मिलने के बाद बॉबी और ध्रुव के रिश्ते में भारी खटास आ गई। ध्रुव का जीवन तभी सुधरा जब वह हाई स्कूल में आंटी सैली के पास रहने के लिए आ गया। अब ध्रुव 21 साल का था और जल्द ही कॉलेज से स्नातक करने वाला था। लेकिन बॉबी ने अभी भी पैसे लौटाने का कोई संकेत नहीं दिया था। इस प्रकार जब आंटी सैली ने समझौता पत्र लिया और ध्रुव के चाचा बॉबी को ढूंढने गईं, तो उन्होंने साफ कह दिया कि अगर बॉबी ने ध्रुव को पैसे वापस नहीं किए तो वह उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर देंगी। अंत में सैली का उसकी आंटी कैरन से झगड़ा हो गया। उसी समय जब कैरन का बेटा क्विन घर लौटा और उसे पता चला कि क्या हुआ है, तो उसने अपनी मां की मदद करने के लिए सैली को 2 बार धक्का दे दिया। सैली गिर गई और उसकी पीठ में चोट लग गई। सैली की पीठ पहले से ही कमजोर थी। क्विन के धक्के के कारण उसकी चोट और बढ़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उसे पूरी तरह ठीक होने में लगभग आधा महीना लगेगा। जेसी कहाँ है? ध्रुव ने चिंतित होकर पूछा। यूसुफ ने जवाब दिया, आज सुबह से वह गुस्से में है। कह रहा था कि वह अपनी मां का बदला लेने के लिए क्विन को खोजेगा। मैंने उसे रोक दिया तो वह गुस्से में खुद को कमरे में बंद कर लिया। ध्रुव ने गंभीरता से कहा, मैं संभाल लूंगा अंकल, आप चिंता मत कीजिए। मैं आंटी सैली के लिए न्याय जरूर लाऊंगा। यूसुफ ने चेतावनी दी। ध्रुव, हिंसा का सहारा मत लेना। अगर वे तर्क से नहीं समझते तो हम कानून का सहारा लेंगे। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना, समझ गए? मैं समझ गया अंकल, ध्रुव ने सिर हिलाते हुए कहा। अब मैं जेस को देखता हूं। इसके बाद ध्रुव जेसी के कमरे की ओर चला गया। यह वही कमरा था जहां ध्रुव ने भी 2 साल बिताए थे। आंटी सैली 3 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहती थीं और उस दौरान ध्रुव और जेसी काफी करीब हो गए थे। ध्रुव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। दस्तक दस्तक, ध्रुव ने दरवाजे पर हाथ रखते हुए कहा। जेस, मैं हूं, दरवाजा खोलो। कुछ देर बाद हल्की आहट सुनाई दी, लेकिन दरवाजा बंद ही रहा। ध्रुव ने दरवाजा खोला और देखा कि जेसी बिस्तर पर गुस्से से बैठा हुआ था। जेसी इस साल 16 साल का था और शू सिटी के एक अच्छे हाई स्कूल में पढ़ रहा था। उसके पिता यूसुफ ने उसकी पढ़ाई के लिए काफी मेहनत की थी, लेकिन जेसी अपनी उम्र के अनुसार विद्रोही था।
वह अपनी मां की चोट का बदला लेना चाहता था और गुस्से में था कि उसके पिता ने उसे रोका। क्या हुआ जेस? मुझसे बात करो, ध्रुव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जेसी ने तुरंत गुस्से से जवाब दिया, ध्रुव, क्विन ने मेरी मां को मारा, मैं उसे मार डालूंगा, लेकिन मेरे पिताजी मुझे जाने नहीं दे रहे। अगर वो कायर हैं तो मैं क्यों कायर बनूं? ध्रुव ने हल्के से उसके सिर पर थप्पड़ मारा और डांटते हुए कहा, क्या अपने पिताजी के लिए ऐसा बोलते हो? यह सही नहीं है। जेसी ने गुस्से में पलटकर कहा, मैं गलत नहीं हूं, ध्रुव ने शांत रहते हुए समझाया। तुम्हारे पिताजी कायर नहीं हैं जेस, वो तार्किक हैं। सोचो, अगर तुम्हारे पापा को कुछ हो गया तो तुम्हारा और तुम्हारी बहन का क्या होगा? तुम्हारी मां की पीठ पहले ही कमजोर है, वह ज्यादा मेहनत नहीं कर सकती। तुम्हारे पापा पूरे परिवार का बोझ अकेले संभाल रहे हैं, तुम उन्हें कायर कैसे कह सकते हो? जेसी ने तर्क दिया, अगर वो नहीं जा सकते तो कम से कम मुझे तो जाने दें, लेकिन वो मुझे भी रोक रहे हैं। ध्रुव ने उसकी बात काटते हुए कहा, यह कहना बंद करो कि तुम किसी को मार दोगे। हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। चलो अब इस बारे में सोचते हैं कि समझदारी से क्या करना है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी मां का दिल टूट जाएगा। यह सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मुझे इसे सुलझाने दो, ठीक है? मैं वादा करता हूं कि मैं आंटी सैली के लिए न्याय लेकर आऊंगा, ध्रुव ने दृढ़ता से कहा। सचमुच? जेसी ने संदेह से पूछा। बिल्कुल, बस तुम इंतजार करो। एक बार आंटी सैली की पीठ ठीक हो जाए तो हम मिलकर उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। ठीक है, तुमने सही कहा ध्रुव। इसके बाद ध्रुव ने जेसी को बाहर निकाला और दोनों लिविंग रूम में जाकर बैठ गए। वहीं लिली के नाश्ता लाने का इंतजार करने लगे। लिविंग रूम में ध्रुव ने अंकल यूसुफ से कहा, मैं चाहता हूं कि हम आंटी सैली को इलाज के लिए रिवर सिटी ले जाएं। वहां के अस्पताल बहुत अच्छे हैं। यूसुफ ने थोड़ी देर सोचा, फिर सहमति जताई। उन्होंने तुरंत अपने ऑफिस में फोन किया और छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया। यूसुफ ने बताया, मैं बहुत पहले ही सैली को रिवर सिटी के बड़े अस्पतालों में ले जाना चाहता था, लेकिन वह हर बार मना कर देती थी। सच तो यह था कि सैली सिर्फ खर्च की चिंता करती थी। यूसुफ घर में अकेले कमाने वाले थे और उनका परिवार पहले ही आर्थिक दबाव में था। थोड़ी देर बाद सैली जाग गई। ध्रुव तुरंत दौड़कर उनके पास गया। आंटी सैली, आपको कैसा लग रहा है? सैली ने धीमी आवाज में पूछा। ध्रुव, तुम यहां क्यों आए? ध्रुव ने जवाब दिया, आंटी, जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो मैं यहां कैसे ना आता? सैली मुस्कुराई और बोली, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी पीठ तो हमेशा से ही खराब है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। ध्रुव ने थोड़ा गुस्से से कहा, आंटी, आपको बॉबी से मुआवजा मांगने क्यों जाना पड़ा? क्या आपको पता नहीं है कि वह कैसा इंसान है? सैली ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे माता पिता ने वह पैसा तुम्हारे लिए छोड़ा है। तुम जल्द ही यूनिवर्सिटी से स्नातक हो जाओगे और तुम्हें भविष्य में अपनी शादी और करियर के लिए उस पैसे की जरूरत पड़ेगी। मुझे तुम्हारे लिए वह पैसा वापस लाना था। साथ ही हमारे पास बॉबी का साइन किया हुआ समझौता है। अगर वह पैसे नहीं देता तो हम मुकदमा कर सकते हैं। ठीक है आंटी, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी सबसे जरूरी बात है आपकी पीठ का इलाज करवाना। मैंने रिवर सिटी के एक अच्छे अस्पताल में बात कर ली है। हम थोड़ी देर में वहां के लिए निकलेंगे। सैली ने फौरन मना कर दिया। रिवर सिटी? मैं नहीं जा रही। मेरी पीठ पहले से ही ठीक हो रही है। मैं कई सालों से इस समस्या को झेल रही हूं। वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। ध्रुव ने उनकी चिंता को समझा। सैली जानती थीं कि रिवर सिटी में इलाज का खर्च बहुत ज्यादा होगा। उनका परिवार पहले से ही आर्थिक संकट से गुजर रहा था। यूसुफ अकेले कमाने वाले थे और उनके बच्चों की पढ़ाई पर पहले ही काफी पैसा खर्च हो रहा था। सैली ने हमेशा परिवार के खर्च को कम रखने की कोशिश की। यही वजह थी कि उन्होंने पहले भी अपने इलाज के लिए मना कर दिया था, लेकिन ध्रुव ने सैली को समझाने की कोशिश की। आंटी, सैली
मुझे पता है कि आप खर्च की चिंता करती हैं, लेकिन अब से इसकी जरूरत नहीं है। मैं पहले से ही पैसे कमा रहा हूं। अब आपकी सेहत मेरी जिम्मेदारी है। चलिए इलाज करवा लेते हैं। सैली ने चौंक कर पूछा, तुम सिर्फ यूनिवर्सिटी के छात्र हो, तुम पैसे कैसे कमा रहे हो? मैं तुमसे कह रही हूं ध्रुव, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और किसी भी अवैध काम में शामिल होने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुम ऐसा करोगे तो अपने माता पिता को क्या जवाब दोगे और मुझे और अपनी आंटी डायना को क्या कहोगे? सैली ने गंभीरता से कहा। आंटी सैली, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। क्या आप मुझे नहीं जानती? आपने मुझे बचपन से बड़ा होते देखा है। ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। असल में उसने अपनी कमाई और संपत्ति की सच्चाई सैली से छिपा रखी थी। वह नहीं चाहता था कि सैली इन बातों पर ज्यादा चिंता करे। उसकी योजना थी कि धीरे धीरे लिली सब कुछ सैली को बता देगी, लेकिन लिली अपनी मां को यह बताने में झिझक रही थी। अब ध्रुव के पास सच बताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। सैली को अभी भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने इलाज के लिए रिवर सिटी जाने से साफ इनकार कर दिया। ध्रुव ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। यहां तक कि जब यूसुफ और लिली ने भी सैली को मनाने की कोशिश की, तब भी उसने अपना मन नहीं बदला। आखिरकार ध्रुव ने कहा, आंटी सैली, मेरी कार नीचे खड़ी है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो चलिए खुद देख लीजिए। सभी के जोर देने पर सैली नीचे जाने के लिए तैयार हुई। जब वह नीचे पहुंची और ध्रुव की बेंज जी क्लास देखी तो वह हैरान रह गई। सैली, यूसुफ और जेसी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वे इतने हैरान थे कि कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सके। हालांकि लिली इस कार को देखकर उतना प्रभावित नहीं हुई। उसने पहले ही ध्रुव की बुगाटी वेरॉन देख रखी थी, जिसकी कीमत लगभग 80 मिलियन थी। लिली को यह भी पता था कि ध्रुव ने उसके बैंक अकाउंट में $100 मिलियन ट्रांसफर किए थे, लेकिन अगर वह यह बात अपने परिवार को बताएगी तो वे शायद सदमे से बेहोश हो जाएंगे। यूसुफ, जो हमेशा चीजों की गहराई को समझते थे, तुरंत पहचान गए कि यह महंगी दिखने वाली जी वैगन कम से कम $1 मिलियन की होगी। यूसुफ को इस बात की खुशी थी कि ध्रुव ने इतनी सफलता हासिल की है। ध्रुव उनके लिए बेटे जैसा था। 2 साल तक ध्रुव उनके घर में रहा था और यूसुफ ने हमेशा उसका सम्मान किया था। जी वैगन एक क्लासिक और ड्रीम कार थी। यह देखकर जेसी भी हैरान रह गया। उसने सोचा, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। यह कार इतनी शानदार थी कि वह कल्पना करने लगा कि अगर वह इसे स्कूल लेकर गया तो उसके दोस्त कितने ईर्ष्यालु होंगे। चूंकि कार ध्रुव की थी, उसे यकीन था कि एक दिन उसे इसे चलाने का मौका मिलेगा। ध्रुव, यह तुम्हारी कार है? सैली ने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। हाँ आंटी सैली, यह मेरी ही कार है और मैं वादा करता हूं कि यह कार मैंने किसी गलत पैसे से नहीं खरीदी है। ध्रुव ने कसम खाई। तुम तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के छात्र हो, तुमने इतना पैसा कैसे कमाया? सैली ने शक से पूछा। यह एक लंबी कहानी है आंटी, मैं इसे किसी और दिन बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हमें आपका इलाज करवाना है। चलिए अंदर बैठिए, ध्रुव ने कहा। अब सैली ने और बहस नहीं की। उसके लिए ध्रुव उसके सबसे बड़े बेटे जैसा था। अब जब उसका बेटा इतना सफल हो गया था तो वह उसकी मदद लेने से इनकार नहीं कर सकती थी। सैली को कार में चढ़ाने के लिए ध्रुव और यूसुफ ने मदद की। इससे पहले ध्रुव ने वैन और गेविन को फोन कर कहा था कि वे होटल में जाकर आराम करें। पिछली रात वे ठीक से सो नहीं पाए थे। ध्रुव ने आंटी सैली और परिवार को खुद रिवर सिटी ले जाने की योजना बनाई। उसका इरादा था कि सैली का इलाज करवाने के बाद वह बॉबी और क्विन से निपटेगा। गाड़ी चलाते वक्त ध्रुव के बगल में जेसी बैठी थी, जो इस सफर को लेकर बेहद उत्साहित थी। पीछे की सीट पर सैली, यूसुफ और उनकी बेटी लिली आराम से बैठे थे। $3 मिलियन की यह लग्जरी कार वाकई खास थी, सैली ने सोचा। अगर यह कोई साधारण कार होती
तो उसकी पीठ की चोट की वजह से उसे सफर में काफी परेशानी होती। लेकिन जी वैगन इतनी आरामदायक थी कि सफर बहुत सहज रहा। रास्ते में ध्रुव ने चार्ल्स को फोन करके रिवर सिटी अस्पताल को सूचित करने के लिए कहा ताकि वे उनके आगमन की तैयारी कर सकें। दोपहर करीब 2 बजे वे रिवर सिटी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के निदेशक टॉम लेक काफी देर से उनका इंतजार कर रहे थे। मिस्टर लूथर ने पहले ही ध्रुव के बारे में निर्देश दिए थे, इसलिए टॉम लेक उन्हें इंतजार करवाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। मिस्टर ध्रुव, एक बार फिर मुलाकात हुई। टॉम लेक ने ध्रुव को कार से उतरते देख अभिवादन किया। ध्रुव ने विनम्रता से जवाब दिया, डॉक्टर लेक, मुझे फिर से आपको परेशान करना पड़ रहा है। आप बहुत विनम्र हैं मिस्टर ध्रुव, यह हमारा कर्तव्य है, टॉम ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बातचीत के बाद सैली को विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलवाया गया। शाम 4 बजे सैली को सर्जरी के लिए ले जाया गया। सर्जरी के दौरान ध्रुव अपने दोस्त पॉल से मिलने गया और उसे समझाया कि फिलहाल उसकी प्राथमिकता ठीक होनी चाहिए। सर्जरी लगभग 5 बजे खत्म हुई। अस्पताल ने पहले सैली को अपने सबसे अच्छे कमरे में भर्ती करने की योजना बनाई थी, लेकिन सैली ने अस्पताल में रुकने से मना कर दिया। आखिरकार ध्रुव ने फैसला किया कि वह सैली को साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस ले जाएगा। रास्ते में ध्रुव सोच रहा था, अमेलिया शायद अब तक घर जा चुकी होगी। अगर वह अभी भी वहां होगी तो यह सब काफी अजीब हो जाएगा। शुक्र है, जब वे साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस पहुंचे तो अमेलिया वहां नहीं थी। ध्रुव ने राहत की सांस ली और गोल्डन लीफ होटल को फोन करके खाने का इंतजाम करवाया। उसने होटल से कहा कि खाना साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस पर डिलीवर कर दें, क्योंकि सैली की तबीयत ठीक नहीं थी और ज्यादा मूवमेंट उनके लिए सही नहीं था। गोल्डन लीफ होटल एक 8 सितारा होटल था और आमतौर पर डिलीवरी नहीं करता था, लेकिन यह चेयरमैन का अनुरोध था, इसलिए उनके पास इसे मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब सैली और उसका परिवार साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस में पहुंचे तो वे चकित रह गए। वे यह सोचने लगे कि एक यूनिवर्सिटी के छात्र ध्रुव इस तरह के महंगे आवास का खर्च कैसे उठा सकता है। इसकी कीमत कितनी होगी? यूसुफ ने मन ही मन सोचा। क्या यह कुछ मिलियन की होगी या उससे 10 गुना ज्यादा? सैली और उसका परिवार इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक दिन वे इतने आलीशान घर में रहेंगे। जेसी उत्साह में उछल रहा था। उसने ध्रुव के घर को अपने घर जैसा मान लिया था, क्योंकि वह 2 साल से ध्रुव के साथ एक कमरे में रह रहा था। वह तुरंत ऊपर के स्विमिंग पूल में कूद गया और वहां नहाने लगा। आंटी सैली, अंकल यूसुफ, आप लोग यहां आराम से रह सकते हैं और खुद को स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। अपने आप को घर जैसा महसूस करें, ध्रुव ने सैली और यूसुफ से कहा। ध्रुव, क्या यह तुम्हारा घर है? सैली ने हैरान होकर पूछा। हम, सच बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? ध्रुव ने जवाब दिया। मैंने यह पैसा अपने सहपाठी के साथ मिलकर शुरू किए गए एक छोटे से व्यवसाय से कमाया। वास्तव में आपको मुझ पर भरोसा करना होगा आंटी सैली, मैंने कुछ भी अवैध नहीं किया है, ध्रुव ने थोड़ी झल्लाहट के साथ जवाब दिया। लेकिन सैली अभी भी सवाल करना चाहती थी, लेकिन यूसुफ ने उसे बीच में ही टोक दिया। रुको, ध्रुव अब बच्चा नहीं रहा, वह एक वयस्क है, वह अपने फैसले खुद ले सकता है। मुझे ध्रुव पर भरोसा है, यूसुफ ने बीच में ही टोक दिया। अपने पति की बात सुनकर सैली ने फिर कुछ नहीं पूछा। आंटी सैली, अंकल यूसुफ, चूंकि आप मेरी स्थिति के बारे में पहले से ही जानते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप रिवर सिटी में रहने के लिए सहमत होंगे। जेस को यहां बेहतर शिक्षा भी मिल सकती है। सैली और उसके पति ने एक दूसरे को देखा। यह एक अच्छा विचार लग रहा था। जेसी को अक्सर शू सिटी में कुछ संदिग्ध दोस्तों के साथ देखा जाता था। उस लड़के पर कोई नियंत्रण नहीं था, न ही उसने अच्छी तरह से पढ़ने की कोई इच्छा दिखाई।
वह हाई स्कूल में इसलिए पहुंच पाया क्योंकि यूसुफ ने इधर उधर भागकर कुछ लोगों को खाना खिलाया था। अब न केवल वह इन लोगों का एहसानमंद था, बल्कि उसने काफी पैसे भी खर्च किए थे। अगर वे रिवर सिटी चले गए तो एक नया माहौल जेसी को अपनी पढ़ाई में अच्छा करने के लिए, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए प्रेरित कर सकता था। और वैसे भी शहर में शिक्षा शू सिटी की तुलना में कहीं बेहतर होगी। अब वे अपने सबसे छोटे बेटे को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित थे। ध्रुव, मुझे पता है कि तुम अब सफल हो, लेकिन हम दशकों से शू सिटी में रह रहे हैं। तुम्हारे चाचा की नौकरी शू सिटी में है, हमें नहीं पता कि यहां क्या करना है, सैली ने कहा। आंटी सैली, आप लोगों को बस यहां आना है और आपको काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको वाकई लगता है कि आप कुछ करना चाहती हैं, तो मैं आपके लिए कुछ आसान काम ढूंढ सकता हूं, जिससे आप जेस पर भी नजर रख सकेंगी। आप क्या सोचती हैं? ध्रुव ने पूछा। मां, पिताजी, बस ध्रुव की योजना के अनुसार चलो। अगर जेस घर पर उन लोगों के साथ रहेगा तो वह अपराधी बन जाएगा। अगर अपने लिए नहीं तो कम से कम जेस के बारे में तो सोचो, लिली ने समझाया। चलिए इस बारे में और सोचते हैं, सैली ने थोड़ी देर बाद जवाब दिया। ठीक है, फिर मुझे उम्मीद है कि आप सहमत होंगे। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अब समय आ गया है कि मैं आपको इसका बदला दूं। इसके अलावा मेरे पास एक होटल है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिस पर मैं उसका ख्याल रख सकूं। मुझे उम्मीद थी कि आप इसे संभालने में मेरी मदद कर सकते हैं। तुमने होटल खोला है? सैली ने हैरान होकर पूछा। हाँ, मैं स्कूल में हूं और मेरे पास खाली समय नहीं है, इसलिए मैंने इसे संभालने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को काम पर रखा है। इसलिए मैंने सोचा कि तुम आकर इसे संभालने में मेरी मदद कर सकते हो, कहीं कोई खातों में गड़बड़ी ना कर दे। ध्रुव को इस बात की परवाह नहीं थी कि होटल को लाभ हो या ना हो। वास्तव में वह चाहता था कि होटल को घाटा हो, क्योंकि इससे उसे ज्यादा शानदार अंक मिलेंगे। उसने होटल प्रबंधन की पेशकश केवल इसलिए की थी ताकि आंटी सैली और अंकल यूसुफ शहर में आ जाएं। वह आंटी डायना और उनके परिवार को भी यहां आने के लिए राजी करना चाहते थे। ध्रुव कभी भी उन लोगों के साथ कंजूस नहीं रहा जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, न ही वह उन लोगों के साथ नरमी बरतता था जो उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। उदाहरण के लिए उनके चाचा बॉबी। उसे 2 मिलियन की परवाह नहीं थी। अगर वह ईमानदार होता तो ध्रुव को तब भी परवाह नहीं होती अगर यह $20 बिलियन होता। वह नहीं चाहते थे कि बॉबी का परिवार उसके माता पिता की मेहनत की कमाई से विलासितापूर्ण जीवन जिए। इस प्रकार चाहे जो भी हो, उसे वह पैसा वापस मिलना ही था। तभी ध्रुव का फोन बज उठा। गोल्डन लीफ होटल की डिलीवरी आ गई थी। ध्रुव ने प्रॉपर्टी स्टाफ को बुलाया और उनसे डिलीवरी मैन को अंदर आने देने को कहा। ध्रुव जैसे धनी निवासियों के मामले में संपत्ति कर्मचारियों का आदर्श वाक्य सभी अनुरोधों को पूरा करना और इन निवासियों को नाराज न करने के लिए हर संभव प्रयास करना था। इसलिए कुछ ही देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। ध्रुव दरवाजा खोलने गया। लगभग 1 दर्जन अच्छे दिखने वाले वेटर हाथों में भोजन की प्लेट लेकर घर में दाखिल हुए। सैली और यूसुफ दोनों ही यह दृश्य देखकर दंग रह गए। आज जो कुछ भी हुआ उससे वे बहुत सदमे में थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या सभी अमीर लोग इसी तरह रहते होंगे। मेज पर सुगंधित उत्तम व्यंजन रखे हुए थे जो देखने और सूंघने में बेहद सुखद थे। ध्रुव जेसी को खाने के लिए बुलाने ऊपर गया तो उसने देखा कि जेसी पूल में खुशी से खेल रही थी। ध्रुव, क्या मैं अक्सर आपके यहां आकर आपके पूल का उपयोग कर सकता हूं? जेसी ने बाहर निकलते हुए पूछा। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यदि आप अपने माता पिता को रिवर सिटी में रहने के लिए राजी कर सकें तो मैं आपको अपने घर में रहने दूंगा। सच में? जेसी ने आश्चर्य से कहा। मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? ठीक है,
मैं उन्हें जरूर मना लूंगा, फिर मैं यहां हर दिन तैर सकता हूं। सैली और उसके परिवार ने भोजन का भरपूर आनंद लिया। यह बेहद स्वादिष्ट था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी इतना स्वादिष्ट कुछ नहीं खाया था। आंटी सैली, यह मेरे होटल का खाना है। अगर आप इसकी देखभाल में मेरी मदद कर सकती हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको यह हर दिन खाने को मिलेगा। ध्रुव ने लालच दिया। मां, चलो फिर यहीं आ जाते हैं। मैं यहीं पढ़ना चाहता हूं। जेसी ने भी यही कहा। वह अब वापस नहीं जाना चाहता था, खासकर तब जब वह रिवर सिटी में अच्छा खाना खा सकता था और पूरे दिन तैर सकता था। सैली और यूसुफ ने एक दूसरे को देखा। ठीक है, हम यहीं आएंगे। बहुत बढ़िया, फिर मैं कल जैस के लिए स्कूलों से संपर्क करूंगा। ध्रुव, क्या हम कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकते? जेसी ने पूछा। नहीं, सैली, यूसुफ और लिली ने सामूहिक रूप से उत्तर दिया। अगले दिन ध्रुव ने सैंडी को फोन किया और जेसी के हाई स्कूल में एडमिशन की व्यवस्था करने को कहा। उसने जेसी को उसी स्कूल में दाखिला दिलाने की योजना बनाई जिसमें जेसी पढ़ रही थी। ध्रुव के हाथ बंधे हुए थे। वह भले ही अमीर हो, लेकिन उसे अभी अपनी शक्तियां विकसित करनी थीं। उसका नाम सिर्फ SCOC और टी गुट के बीच ही जाना जाता था। आम लोग उसे नहीं जानते थे और इसलिए उनके पास उसके अनुरोध के अनुसार काम करने का कोई कारण नहीं था। लूथर परिवार की दूसरी बेटी होने के नाते एक छात्र का नामांकन करना बहुत आसान था। कुछ ही मिनटों में उसने ध्रुव को बताया कि जेसी का ऑपरेशन हो चुका है और वह कक्षाओं में भाग लेने आ सकती है। इस प्रकार ध्रुव जेसी को रिवर सिटी हाई स्कूल ले गया। रिवर सिटी हाई साउथ रिवर प्रांत में धनी बच्चों के लिए एक प्रसिद्ध अकादमी थी। एक प्राइवेट स्कूल होने के बावजूद इसके शिक्षक अनुभवी और बहुत सक्षम थे। यह कहना भी जरूरी नहीं था कि लूथर परिवार के समर्थन से रिवर सिटी हाई की साउथ रिवर प्रांत में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी। इस हाई स्कूल में दो तरह के छात्र थे। एक वो जो बेहतरीन ग्रेड लाकर इतनी स्कॉलरशिप पाते थे कि वे अपनी स्कूल फीस, छात्रावास फीस और दूसरे खर्चे खुद उठा सकते थे, और दूसरे वो जो बहुत अमीर परिवारों से थे। जब ध्रुव जेसी को रिवर सिटी हाई स्कूल लेकर आया तो सैंडी पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। ध्रुव जब पहली बार सैंडी को देखा तो वह दंग रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सैंडी, जो 2 रात पहले तक अपराधी की तरह कपड़े पहने हुए थी, ने अपना रूप पूरी तरह बदल लिया था। उसके अफ्रीकी बालों को 2 पूंछों में बांधा गया था और उसकी कुंडलित बालियां और भारी मेकअप कहीं नजर नहीं आ रहे थे। छोटी स्कर्ट वाली स्कूल यूनिफॉर्म पहने ध्रुव के सामने खड़ी लड़की अब एक सुंदर छोटी लड़की की तरह लग रही थी। सैंडी इस साल 17 साल की हो गई थी और रिवर सिटी हाई स्कूल में दूसरे साल की पढ़ाई कर रही थी। हालांकि अपनी छोटी हाइट की वजह से वह 15 या 16 साल की छोटी लड़की की तरह दिखती थी। सैंडी के माता-पिता, दादा या उसके भाई चार्ल्स तक ने उसे नहीं पहचाना। ध्रुव की तो बात ही छोड़िए। उन्हें यह भी शक था कि सैंडी के साथ कुछ बुरा हुआ होगा, जिसकी वजह से न केवल उसके पहनावे में बदलाव आया, बल्कि यह भी साफ था कि उसने गालियां देना भी बंद कर दिया था। चार्ल्स ने कई बार सैंडी से इसका कारण पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। स्वाभाविक रूप से सैंडी उन्हें यह नहीं बताएगी कि वह केवल इसलिए बदली है क्योंकि ध्रुव ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। वह निश्चित रूप से स्कूल के शिक्षकों से भी इसका कारण नहीं बताएगी। लूथर परिवार की जो मानव रूपी राक्षसी थी, वह अब एक आज्ञाकारी महिला में बदल चुकी थी। यह देखकर स्कूल के सभी शिक्षक चौंक गए। ध्रुव, क्या हुआ? क्या तुम मुझे अब भी नहीं पहचानते? सैंडी ने ध्रुव के सामने हाथ हिलाते हुए कहा। ध्रुव ने वास्तविकता को समझते हुए कहा, बहुत बढ़िया, यह बहुत बड़ा बदलाव है। मैं आपको पहचान ही नहीं पाया था, लेकिन यह अच्छा है। अब आप एक स्टूडेंट की तरह दिख रही हो। तो फिर ठीक है,
अब से तुम जो भी कहोगे मैं सुनूंगी, ध्रुव। सैंडी आगे बढ़ी और ध्रुव की बांह पर लिपटते हुए हंसने लगी। ध्रुव को सैंडी की हरकतों से थोड़ा असहज महसूस हुआ। वह सिर्फ 17 साल की लड़की थी और जब वह उसे इस तरह गले लगाती थी तो उसके शरीर के कुछ खास अंगों से उसका संपर्क होना लाजिमी था। ध्रुव ने खुद से कहा, शायद वह मुझे अपने भाई की तरह मानती है। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि आखिरी बार सैंडी ने किसी को इस तरह गले लगाया था जब वह मिडिल स्कूल जाने से पहले अपने भाई चार्ल्स के साथ थी। ध्रुव ऐसा विशेषाधिकार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। सौभाग्य से उस दिन की कक्षाएं शुरू हो चुकी थीं, अन्यथा अन्य छात्र मानव रूप में राक्षस सैंडी को किसी अन्य व्यक्ति की बांह इतनी आत्मीयता से गले लगाते देखकर निश्चित रूप से चकित हो जाते। उसी समय जेसी को ऐसा लगा कि जैसे ही उसने सैंडी को देखा उसकी आत्मा रुक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और खून तेजी से दौड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर का हर अंग अविश्वसनीय गति से दौड़ रहा हो। अपने जीवन के 16 वर्षों में उसने यह अनुभूति पहले कभी महसूस नहीं की थी। जिस उम्र में वह असमंजस में था, उस उम्र में उसे बहुत धक्का लगा जब उसने सैंडी को देखा, जो उसकी उम्र के आसपास की लड़की थी, फिर भी बहुत असाधारण थी। सैंडी को उसका दिल जीतने में बस एक पल लगा। हालांकि जब उसने सैंडी को ध्रुव के प्रति इतनी आत्मीयता से पेश आते देखा तो उसने तुरंत अपने विचार छिपा लिए। सैंडी, मैं तुम्हें तुमसे मिलवाता हूं। ये मेरी चचेरी बहन जेसी ग्रेग है। जेसी, ये सैंडी है। मेरी अच्छी दोस्त की छोटी बहन। ध्रुव ने उनका एक दूसरे से परिचय कराया। नमस्ते, मैं सैंडी हूं। सैंडी ने एक हाथ ध्रुव के कंधे पर रखा और दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर जेसी से अपना परिचय कराया। ओह, हाय, मैं जेस हूं, जेसी। जेसी ने हकलाते हुए अपना परिचय दिया। फिर उसने जल्दी से सैंडी से हाथ मिलाया। उनकी हथेलियां एक दूसरे से टकराईं और जेसी के गालों पर लाली आने के लिए यह काफी था। सैंडी को जेसी के परिचय में कोई असामान्यता नहीं दिखी और उसने उसका हाथ मिलाने के बाद अपना हाथ छोड़ दिया। उसका ध्यान अब ध्रुव पर था। जब ध्रुव ने जेसी को हकलाते हुए सुना तो वह उसकी ओर देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जेसी न केवल शर्मा रही थी बल्कि वह हकला भी रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी से प्यार हो गया हो। ध्रुव ने फिर सैंडी की तरफ देखा। उसकी छोटी स्कर्ट वाली स्कूल यूनिफॉर्म और नाजुक चेहरे की बनावट ने उसे युवा ऊर्जा से भर दिया था। यह उस सैंडी से बिल्कुल अलग थी जिसे उसने 2 रात पहले फुलर गोल्डन सैंड्स में देखा था। वास्तव में जेसी जैसे लड़कों के लिए उसका रूप बेहद आकर्षक होगा जो उलझन में थे यौवन की अवस्था में। ध्रुव ने तब निर्णय लिया कि वह उस लड़के से बात करने के लिए समय निकालेगा। आखिरकार सैंडी पर क्रश होना आसान नहीं था। जेसी के लिए यह अच्छा होगा कि वह सैंडी को जल्द से जल्द छोड़ दे, नहीं तो वह टूट कर बिखर जाएगा। पहला प्यार। ध्रुव का पहला प्यार, जिसे उसने 4 वर्षों तक बनाए रखा था, उसे उसके ही खून के तालाब में छोड़ गया। मैंने पहले ही स्कूल से बात कर ली है ध्रुव, तो बस अपने चचेरे भाई को प्रशासनिक डेस्क पर ले आओ और उसका नामांकन हो जाएगा, सैंडी ने कहा। धन्यवाद सैंडी, ध्रुव ने विनम्रता से धन्यवाद दिया। मेरे साथ इतना विनम्र होना बंद करो ध्रुव, सैंडी ने नाराजगी में गाल फुलाते हुए तर्क किया। ठीक है। ध्रुव ने अपना दूसरा हाथ सैंडी के सिर के ऊपर सहलाने के लिए उठाया। हाँ, चलो ध्रुव। सैंडी ने ध्रुव को अपने पीछे खींच लिया और जिस तरह से वह उस पर लाड प्यार बरसा रहा था, उसका आनंद लिया, जबकि जेसी चुपचाप उनके पीछे पीछे चली गई। सैंडी सीधे ध्रुव को रिवर सिटी हाई के लॉजिस्टिक्स कार्यालय ले आई और 10 मिनट के भीतर जेसी की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके बाद जेसी को कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा उसकी कक्षा में लाया गया। इस बीच
सैंडी ध्रुव के पीछे स्कूल के प्रवेश द्वार तक पहुंच गई। क्लास में जाओ सैंडी। तुम मेरे घर कब आ रहे हो ध्रुव? सैंडी ने जाने से हिचकिचाते हुए पूछा। इतनी जल्दी नहीं, मैं इन दिनों थोड़ा व्यस्त हूं। सब कुछ निपटाने के बाद मैं मिलने जाऊंगा। ध्रुव ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया। ठीक है, तो फिर जब आप फ्री हों तो आपको आना होगा, ठीक है? हाँ, मैं करूंगा। तो अब मैं क्लास जाऊंगा ध्रुव। अलविदा। अलविदा। क्लास पर ध्यान दो और अच्छे से पढ़ाई करो। मैं करूंगा। इसके बाद सैंडी स्कूल की इमारतों की ओर वापस चली गई। हालांकि वह हर कुछ कदम पर ध्रुव की ओर देखने लगती थी। ध्रुव अपनी कार में बैठ गया। हालांकि जितना ज्यादा वह सैंडी के व्यवहार के बारे में सोचता, उतना ही उसे एहसास होता कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा नहीं हो सकता उसे मुझ पर क्रश हो गया हो, है ना? हो सकता है वास्तव में। नहीं तो मेरे कहने पर वह अपना रूप क्यों बदल लेती? जब उसके परिवार ने उसे ऐसा करने के लिए कहा तो वह नहीं बदली। अब क्या करूं? मेरा मतलब है, हाँ, मुझे पता है कि मैं सुंदर और मजबूत, अमीर और सफल हूं। मुझे लगता है कि जब वह अत्यधिक खतरे में थी और निराश महसूस कर रही थी, तब उसे बचाकर मैंने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। यह भावना कुछ समय बाद खत्म हो जानी चाहिए, है ना? इस प्रकार ध्रुव ने निर्णय लिया कि वह उसके बाद से उससे संपर्क कम कर देगा। राजधानी शहर। एक शांत प्रांगण के अंदर एक बूढ़ा आदमी और एक जवान आदमी शतरंज खेल रहे थे। बूढ़ा आदमी 70 या 80 साल का लग रहा था। अपनी उम्र और सिर पर सफेद बालों के बावजूद उनका चेहरा अभी भी युवा जैसा दिखता था और वे बहुत उत्साहित रहते थे। वे दिव्य या अलौकिक दिखते थे। उनमें उम्र बढ़ने का कोई लक्षण नहीं था। वह युवक कम उम्र का था, हालांकि उसकी उम्र कम से कम 30 साल थी। बहुत कम उम्र का नहीं, लेकिन फिर भी कम उम्र का। तुम शतरंज में और भी बेहतर होते जा रहे हो स्टेन, बूढ़े आदमी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। अभी भी आप जितना अच्छा नहीं मिस्टर जे, स्टेन ने विनम्रता से उत्तर दिया। वह युवक स्टेन वार्नर था, जो कैपिटल सिटी के टी गुट का एक सदस्य था। स्टेन वार्नर न केवल युवा पीढ़ी के बीच जाने जाते थे, बल्कि वे पुरानी पीढ़ी के बीच भी प्रसिद्ध थे। स्टेन, शतरंज जीवन की तरह है। आपको सही समय पर आगे बढ़ना होगा। जब एक कदम आगे बढ़ने का समय होता है तो आप एक कदम आगे बढ़ते हैं, और जब एक कदम पीछे हटने का समय होता है तो आप वही करते हैं। आगे बढ़ो, तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। लेकिन हाल ही में मैंने देखा है कि तुम हिचकिचा रहे हो, बूढ़े आदमी ने कहा। आप सही कह रहे हैं मिस्टर जे, मैं हाल ही में थोड़ा उलझन में रहा हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय आप तीनों ने जो 10 साल का समझौता किया था वह खत्म होने वाला है ना? लववुड्स की छोटी बच्ची आखिरकार 10 साल बाद वापस आ रही है। श्रीमान जे, मेरे भाई और मैं बहुत करीब हुआ करते थे, लेकिन एक लड़की की वजह से हमारे बीच अनबन हो गई। यह इतना बुरा था कि अब हम एक दूसरे से बात नहीं करते। मैं हमेशा सोचता हूं कि क्या मुझे चीजें अलग तरीके से करनी चाहिए थीं। एक सुंदर युवती और एक गुणवान सज्जन एक दूसरे के लिए बने हैं। जैसा कि कहावत है, राजा भी अपनी सुंदर युवती के लिए अपनी सुबह की बैठकों को छोड़ देगा। इसके अलावा वह लववुड लड़की वास्तव में काफी सुंदर है। तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। बस वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। हाँ, जरूर मिस्टर जे, मैं इसे याद रखूंगा। उसी समय स्टेन का फोन बज उठा। यह जैकरी का फोन था और वह कह रहा था कि वह उससे मिलना चाहता है। जैकरी नॉर्थ रिवर प्रांत में कुछ व्यवसाय करने के बाद कैपिटल सिटी वापस आया था। स्टेन ने सुना था कि जैकरी ने रिवर सिटी में क्या किया था, लेकिन ये सब सिर्फ अफवाहें थीं और जैकरी से खुद ये सुनने से बेहतर कुछ नहीं था। चूंकि जैकरी नॉर्थ रिवर की अपनी यात्रा से वापस आ गया था, इसलिए स्टेन भी जानना चाहता था कि रिवर सिटी में उसके साथ वास्तव में क्या हुआ था। यह देखते हुए
कि लोरेन के बारे में 10 साल का समझौता समाप्त होने वाला था, निश्चित रूप से उन्हें उस शक्तिशाली व्यक्ति पर बारीकी से नजर रखनी थी जो अचानक SNC.C में प्रकट हुआ था। वे अपने सामान्य स्थान द ग्रेट वॉल क्लब में मिलने के लिए सहमत हुए। द ग्रेट वॉल क्लब कैपिटल सिटी के शीर्ष 3 क्लबों में से एक था और कैपिटल सिटी के सभी प्रसिद्ध लोगों के लिए एक सभा स्थल था, और यह टी फैक्शन का मुख्यालय भी था। मुझे अभी कुछ काम करना है, इसलिए मुझे जाना होगा। मैं अगली बार फिर आपसे मिलूंगा। ठीक है, जाओ। अब समय आ गया है कि तुम नौजवान अपना भविष्य संवारने में लग जाओ। मुझ जैसे बूढ़े आदमी पर अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। जब स्टेन ग्रेट वॉल क्लब पहुंचे तो उन्हें देखने वाले हर व्यक्ति ने सिर हिलाकर उनका अभिवादन किया। जैसे ही उसने ऊपरी मंजिल पर निजी कमरे को खोला, उसने पाया कि जैकरी पहले से ही अंदर इंतजार कर रहा था। टी मैन। जब जैकरी ने स्टैन को अंदर आते देखा तो वह खड़ा हो गया और उसका अभिवादन किया। जैकरी, मुझे सब कुछ बताओ। स्टेन ने बैठते ही जैकरी से कहा। टी मैन, मैं व्यापार के लिए नॉर्थ रिवर प्रांत गया था और हॉवर्ड से लूना के बारे में पूछने और उसे देखने के लिए रिवर सिटी में रुका था, लेकिन चार्ल्स को इसके बारे में पता चल गया। जैकरी ने स्टेन को सब कुछ बताया जो हुआ था, विस्तार से। क्या तुम मुझे यह बता रहे हो कि ध्रुव के पास कोई है जो मैक से लड़ सकता है और वह खुद भी बहुत ताकतवर है? हाँ, उसने मेरी तलवार को 2 उंग्रिशभम से पकड़ा और अपनी उंग्रिशभम के एक झटके से उसे तोड़ दिया। मैक ने मुझे बताया कि वह भी ऐसा नहीं कर सकता। मैक को संदेह है कि वह कम से कम टाइगर रैंकर के शिखर पर है, या उससे भी ऊपर। कुचलना। स्टेन के हाथ में जो कप था वह टुकड़ों में टूट गया। क्या वह सर्वोच्च टाइगर रैंक वाला व्यक्ति है या उससे भी ऊपर? स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि इसका क्या मतलब है। जैकरी के अनुसार ध्रुव में ऐसी प्रतिभा होना कि वह 20 वर्ष की उम्र में इस मुकाम तक पहुंच सके, अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। यदि ऐसा था तो इसका मतलब यह होगा कि ध्रुव निश्चित रूप से गुप्त कुलीन परिवार का उत्तराधिकारी था। इसके अलावा वह संभवतः प्रथम वारिस भी थे। 10 साल के समझौते के आखिरी क्षण में क्लिंटन को इतना शक्तिशाली सहायक कैसे मिल गया? नदी शहर। ध्रुव ने जेसी को रिवर सिटी हाई स्कूल भेजने के बाद वह गोल्डन लीफ होटल चले गए। इसके बाद उन्होंने वेन और गेविन को, जो शू सिटी में थे, बुलाया और कहा कि वे स्वयं वापस आ जाएं। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।